Assalamu alaikum. Today our topic is randomized control trials. Aim of our studies, of our presentation is that we introduce the principles of randomized control trials, the proposal, the randomized control trials, biases and advantages and limitations of the randomized control trials. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके की प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का आप सब लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं, कि इसको हम लोग किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर द फार्माकोलॉजिकल एंड मेडिकल प्रोफेशंस के लिए। ठीक है, क्योंकि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आर बेसिकली द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, फार्माकोलॉजिकल और मेडिकल प्रोफेशंस में उसको यूज़ करते हो। तो इसका क्या मतलब है कि आप लोग किसी ड्रग की अगर इफ़ेक्टिवनेस को चेक कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग फिर ये RCTs कराते हो। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट इज़ एलोकेटेड एट रैंडम। इसमें जो भी आप लोगों ने ट्रीटमेंट करनी होती है उसको रैंडमली एलोकेट करते हो। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी मालूम भी है कि RCT में रैंडम एलोकेशन होती है। ठीक है, द डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप्स शुड बी स्टेटिस्टिकली इक्वलेंट, और जो डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं वो स्टेटिस्टिकली इक्वलेंट होने चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्टरिस्टिक्स में ईजी हो, सेम हो, इक्वलेंट हो, जब लेकिन स्टेटिस्टिकली वो इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है कि सैम्पल साइज़ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप लोग कंट्रोल ग्रुप में रख रहे हो किसी को या ट्रीटमेंट ग्रुप में रख रहे हो तो उसमें सेम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। लेकिन क्या है कि आप उसकी एलोकेशन रैंडमली कर सकते हो। फिर एम टू इस्टेब्लिश एवरेज एफिकेसी ऑफ आर ट्रीटमेंट। ठीक है, एफिकेसी इफेक्टिवनेस किसी भी ट्रीटमेंट की देखने के लिए आप लोग रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करोगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये तो जनरल की प्रिंसिपल्स थे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के। उसके बाद आपके पास आता है प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या होता है कि जब भी आप लोग कोई रिसर्च स्टडी करते हो या कोई भी रिसर्च आप लोग स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है कि आप लोग उसके लिए एक प्रपोजल राइटिंग कर देते हो। अच्छा, तो प्रपोजल राइटिंग में एक्चुअली आप लोग क्या कर रहे होते हो कि वो आप लोग किसके लिए लिख रहे होते हो, फॉर द एथिकल अप्रूवल एंड फंडिंग। ठीक है, जब भी अगर आप लोगों ने कोई रिसर्च स्टडी स्टार्ट करनी है, अभी आप लोगों ने अपना रिसर्च प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया और डेटा कलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले आप लोग क्या करते हो, प्रपोजल राइटिंग्स करते हो। ठीक है, उसका असल मकसद क्या होता है, एक तो उसका एथिकल अप्रूवल आप लोग गेन कर लेते हो, इसके अलावा फंडिंग्स के लिए करते हो। ठीक है, और जब भी आप लोग प्रपोजल लिखते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, जस्टिफिकेशन करते हो अपनी स्टडी की। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सैम्पल पॉपुलेशन। अच्छा, जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर द स्टडी का क्या मतलब है कि जब भी आप लोग अपनी कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप लोग उसमें बताते हो कि आप लोग इस टॉपिक पे रिसर्च क्यों करना चाहते हो। ठीक है, आपका एम क्या है, रेशनल क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग जस्टिफाई करते हो कि ये रिसर्च क्यों करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई स्टडी पाकिस्तान में बहुत कम हुई हुई है, लिमिटेड हुई हुई है, या अगर वो पहले से पाकिस्तान में उस टॉपिक पे स्टडी हुई है तो आप लोग उसमें देख लोगे कि इसमें गैप कितना है। ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि इस स्टडी में इतना गैप था, हम लोग इसी सेम टॉपिक पे रिसर्च इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम उस गैप को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम्पल पॉपुलेशन है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो कि जो भी आप लोग सैम्पल कलेक्शन कर रहे होते हो, ठीक है, एक तो पॉपुलेशन होती है, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है, आपको पता होता है कि इस पॉपुलेशन से आप लोगों ने सैम्पल लेना है और उसके बाद फिर उससे डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स वगैरह कराने हैं। ठीक है, तो फिर जब सैम्पल आप लोग ले रहे होते हो किसी भी पॉपुलेशन से तो उस सैम्पल कलेक्शन के सैम्पलिंग टेक्निक्स अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग उसमें उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो। इसके अलावा फिर प्रपोजल राइटिंग में इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज होते हैं। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज का आपको शायद मालूम भी होगा। इंक्लूजन क्राइटेरियाज ये होते हैं कि आप लोग किन किन चीज़ों को, किन किन पार्टिसिपेंट्स को अपनी स्टडीज़ में इंक्लूड करना चाहते हो। ठीक है, और एक्सक्लूजन में क्या है कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स या पार्टिसिपेंट्स आप लोग अपनी स्टडी से एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो वो आप इसमें लिख लेते हो। ठीक है, द प्रोसेस फॉर असेसिंग स्टडी पॉपुलेशन। ठीक है, कि
कि उसमें जो भी प्रोसेस होता है आप लोग किसी पॉपुलेशन को कैसे एक्सेस कैसे करोगे जाके और वहाँ पे स्टडी कैसे करोगे। जैसे इसमें आप लोग सारा डेटा कलेक्शन प्रोसीजर वगैरह बता देते हो, ठीक है। फिर पावर कैलकुलेशन फॉर साइज़ ऑफ द सैम्पलिंग, जैसे मैंने पहले भी सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात की है, तो उसमें आप लोग सैम्पल साइज़ को मालूम करने के लिए उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करते हो और उसको भी आप लोग प्रपोजल राइटिंग में मेंशन करते हो। फिर प्रोसेस फॉर रेंडमाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आप लोगों की स्टडी टाइप जो है वो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स है, तो उसमें आप लोग देखोगे कि आप लोगों ने रेंडमाइजेशन कैसे करनी है सब्जेक्ट्स की, ठीक है। कुछ को आप लोग कंट्रोल ग्रुप में रख लोगे, कुछ को आप लोग इंटरवेंशन ग्रुप्स में रख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्टैंडर्डाइज्ड इंटरवेंशंस हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग एक कंट्रोल ग्रुप होगा या प्लेसिबो ग्रुप होगा और दूसरा इंटरवेंशन ग्रुप होगा, उसको जो जो भी इंटरवेंशंस मिल रही हैं आप देखोगे कि वो स्टैंडर्डाइज हैं कि नहीं। और अगर वो जो स्टैंडर्डाइज इंटरवेंशंस होंगे उनको आप लोग अपने प्रपोजल में मेंशन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल और प्लेसिबो ग्रुप्स, ठीक है। अब जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसकी भी मैनेजमेंट आप लोग बता देते हो प्रपोजल में ही। फिर डिटेल्ड आउटकम मेजरमेंट्स, ठीक है। अब प्रपोजल राइटिंग में ही आप लोग बता देते हो कि आप लोग जो रिसर्च स्टडी कर रहे हो इसके आउटकम में से आप लोग कौन कौन सी चीज़ों को मेजर करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, कि आप लोग इसको किस तरीके से एनालाइज करोगे, इसके जो रिजल्ट्स आ जाएंगे वो प्रोसेसेस वगैरह भी इसमें मेंशन करते हो। फिर डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल फाइंडिंग्स, ठीक है। आप कहते हो पहले से ही कि हमारे पास हो सकता है कि ये फाइंडिंग्स वगैरह आ जाएं, तो वो भी आप लोग इसमें बताते हो। फिर एथिकल एंड कंसेंट कंसिडरेशंस हैं, तो एथिकल एंड कंसेंट कंसिडरेशंस में आप लोग बताते हो कि हम लोगों ने अपने पार्टिसिपेंट से कंसेंट फॉर्म लेके जाएंगे, हम उनसे इस पे साइन कराएंगे और उसके बाद हम लोग उनसे डेटा कलेक्शन या क्वेश्चन और बाकी सारे प्रोसेसेस करेंगे, ठीक है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशन से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी पेशेंट पे रिसर्च करना चाह रहे हो या किसी स्टूडेंट पे करना चाह रहे हो, तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, या जो भी सेफ्टी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह बैठे होते हैं, आप लोग पहले उनसे भी परमिशन लोगे, ठीक है। फिर फंडिंग एंड टाइम स्केल ऑफ स्टडी को आप लोग मेंशन करते हो कि अब आरसीटीज़ हैं, आरसीटीज़ में ज़्यादातर आपको फंडिंग ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि आपकी स्टडी टाइप्स जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, ठीक है। तो आपको फंडिंग वगैरह ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए फिर आप लोग मेंशन कर देते हो कि आप लोगों को इसके किसी के फंडिंग वगैरह आप लोग कहाँ से ले रहे हो और कितनी ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम स्केल ऑफ और स्टडी, इसमें आप लोग एक प्रोग्नोटिक फैक्टर बता देते हो कि कितने टाइम में आपकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, देयर इज़ रैंडम एलोकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू ट्रीटमेंट एंड आर कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। रैंडम एलोकेशन करते हो आप लोग बोथ ग्रुप्स ऑफ और फॉलोड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। एक स्पेसिफाइड पीरियड तक आप लोग इसको फॉलो करते हो ताकि आप लोग उसमें उसके आउटकम्स को मेजर कर सको, ठीक है। ग्रुप्स आर एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ आउटकम डिफाइंड एट द आउटसेट, ठीक है। आप लोग जो ग्रुप एनालाइज करते हो तो आउटकम की बेसिस पे ही एनालाइज करते हो, ठीक है। और देयर इज़ अ फोकस ऑन द कंट्रोल ऑफ बायस, ठीक है, कि आप लोग उसमें ये बात भी माइंड में रखते हो कि इसमें जो बायसनेस वगैरह है आप लोग उसको भी कंट्रोल रखो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है कि ग्रुप्स आर एनालाइज इन टर्म्स ऑफ द आउटकम डिफाइंड इन द आउटसेट, पहले से आप लोगों ने प्रपोजल राइटिंग में ये बात बता दी है कि आप लोग इसके आउटकम में से कौन कौन सी चीज़ों को मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप लोग ग्रुप्स में एलोकेशन कर रहे होते हो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स की, तो आप लोग उसमें देखते हो कि हमें इसमें ये आउटकम्स चाहिए, तो ये वाला बंदा कंट्रोल ग्रुप में रह के हमें वो मेजरमेंट्स दे सकता है कि नहीं दे सकता, या फिर ट्रीटमेंट ग्रुप में रह के हमें वो आउटकम्स दे सकता है कि नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ग्रुप्स को पहले से एनालाइज करते हो, ठीक है। उसके बाद रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इंटरवेंशंस के इफ़ेक्ट्स वगैरह देखने हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसीटीज़ आप लोग करते हो, उसमें एक टाइप है एक्सप्लेनेटरी एंड प्रैग्मेटिक या फिर प्रैक्टिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ट्रायल्स और एक फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3 ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। अब ये हर एक ट्रायल्स या हर एक टाइप जो है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ।
फिर हाउ पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपोज टू द इंटरवेंशन, तो उसमें पैरेलल ट्रायल्स होते हैं, क्रॉस ओवर ट्रायल्स होते हैं, फैक्टोरियल डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स में n ऑफ 1 ट्रायल्स, फिक्स्ड साइज ट्रायल्स होते हैं, सिक्वेंशियल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हाउ द इंटरवेंशन इज़ असेस्ड, तो उसमें ओपन ब्लाइंड, सिंगल ओपन होते हैं, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल और क्वाड्रपल ब्लाइंड होते हैं। और प्रेवलेंस टाइप में कौन से होंगे, ज़ीलिंस डिज़ाइन होगा, कम्प्रिहेंसिव कोड्स डिज़ाइन होगा और वेनबर्ग्स डिज़ाइन होगा, ठीक है। अब इसमें जो एक्सप्लेनेटरी एंड प्रैग्मेटिक ट्रायल्स हैं, ठीक है, तो इनमें तकरीबन ये बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं इनमें, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी ट्रायल्स क्या होते हैं, टू सी इफ़ अ न्यू ट्रीटमेंट और ड्रग वर्क्स, वेरी स्ट्रिक्ट इंक्लूजन क्राइटेरिया टू एक्सक्लूड को एग्जिस्टिंग डिजीज़, जनरली हैव अ प्लेसिबो एज कंट्रोल, ठीक है। अब कहते हैं कि एक्सप्लेनेटरी ट्रायल्स में आप लोग क्या देख रहे होते हो, जब भी आप लोग कोई नई ट्रीटमेंट या ड्रग देखते हो तो उसके इफ़ेक्ट को चेक करने के लिए आप लोग एक्सप्लेनेटरी ट्रायल्स करते हो, ठीक है। और इसमें आप लोग जो इंक्लूजन क्राइटेरिया में किन चीज़ों को इंक्लूजन क्राइटेरियाज का बहुत स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि इसमें आप लोग उन लोगों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करते जिनको साथ में कोई ना कोई और को एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है, बल्कि आप लोग इसमें वही पार्टिसिपेंट लोग हैं जिसको वो स्पेसिफिक डिजीज़ है जिसके लिए वो ड्रग या ट्रीटमेंट काम करेगी, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि इसके साथ जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसको आप लोग कोई ना कोई प्लेसिबो देते हो, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप को आप लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, कंट्रोल ग्रुप में प्लेसिबो है, ठीक है। उसके बाद प्रैग्मेटिक ट्रायल्स हैं, तो प्रैग्मेटिक ट्रायल्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, designed to determine if the intervention works, but also to describe any consequences of its use under circumstances that mimic clinical practice. Wider inclusion criteria to ensure population represents the normal group of patients, often compared with the current treatment as control, ठीक है। अब कहते हैं कि ये भी आप लोग किसके लिए यूज़ कर रहे हो, इंटरवेंशन को देखने के लिए कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या करते हो कि जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान आप लोग उसमें जो भी चेंजेस वगैरह आ रही होंगी सर्कमस्टांसेस वगैरह में, उसमें आप लोग वो चीज़ें भी देखते हो। और इसका जो इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है ये वाइडर होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सप्लेनेटरी ट्रायल्स, ठीक है। इसमें आप लोग पूरी पॉपुलेशन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब पूरी पॉपुलेशन को ऐड करोगे तो उसके अंदर वो लोग भी आ जाएंगे जो नॉर्मल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होंगे, ठीक है, जिनको स्पेसिफिक डिजीज़ के अलावा हो सकता है कि कोई और डिजीज़ भी हों, ठीक है। या फिर है ये भी हो सकता है कि उनको जो वो डिज़ीज़ है, वो स्पेसिफिक डिज़ीज़ जिस पे आप लोग इंटरवेंशन को देखना चाह रहे हो वो बहुत कम मौजूद है, ठीक है। तो इसके साथ जो कंट्रोल होता है उसको भी आप लोग कोई ना कोई ट्रीटमेंट देते हो, कंट्रोल ग्रुप वाले को भी, ठीक है। डिफरेंस क्या है, प्रैग्मेटिक ट्रायल में आप लोग जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें भी ट्रीटमेंट दोगे, जबकि एक्सप्लेनेटरी ट्रायल में कंट्रोल ग्रुप को आप लोग ट्रीटमेंट नहीं दे रहे बल्कि सिर्फ प्लेसिबो दे रहे हो, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि एक्सप्लेनेटरी ट्रायल का इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो स्ट्रिक्ट है, जबकि प्रैग्मेटिक ट्रायल का इंक्लूजन क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। और बाकी ये है कि दोनों में आप लोग इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन को ही देख रहे होते हो।